हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बोर्ड द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक में से एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं सॉलिड क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें स्टूडेंट, तो सॉलिड मैटर का एक स्टेट है। मैटर के बेसिक लेवल पर तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये तीन ही स्टेट होते हैं। चौथा स्टेट प्लाज्मा माना जाता है मैटर का, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ प्लाज्मा, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। सॉलिड वो होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं सॉलिड के? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए सॉलिड्स के। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखें तो अंदर ऐसे रहते हैं, ये क्लोजली पैक्ड हो, यानी इनके बीच में खाली जगह कम हो। अगर क्लोजली पैक होंगे तो इनका मूवमेंट कम होगा, तो मूवमेंट कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी? लेस होगी। तो सॉलिड्स क्या है स्टूडेंट? ऐसे सब्सटेंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो और उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस हो, उस सब्सटेंस को हम सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ऐसे सॉलिड्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रेगुलर अरेंजमेंट में या पीरियोडिक अरेंजमेंट में रखा जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पीरियोडिकली अरेंज्ड हो, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, यानी रिपीटिंग देखने को मिले। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट हो या रैंडम अरेंजमेंट हो, उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगेन क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एनायन और कैटायन है तो उसे हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं, यानी आयंस होंगे एनायन और कैटायन तो आयंस कहलाते हैं। आयोनिक सॉलिड कौन है? आयोनिक सॉलिड NaCl कॉमन सॉल्ट एक आयोनिक सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल्स हो, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। यह एक नेटवर्क सॉलिड भी कहलाते हैं। इनको हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी लैटिस पॉइंट पर सिर्फ मेटल प्रेजेंट हो और वहां पर इलेक्ट्रॉन और मेटल की वजह से बॉन्ड बना हो, तो मेटेलिक सॉलिड क्या है स्टूडेंट? जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ मेटल हो तो उसे हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां डिटेल हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जान लें। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट कई सारे टाइप के होते हैं। एक टाइप का होता है पोलर। ऐसा सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर हो तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। जिसके मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो उसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। और ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। क्या हो स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिले, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सॉलिड्स क्या है? सॉलिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लेस हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है स्टूडेंट? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखा जाए तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और इरेगुलर अरेंजमेंट में हो तो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं स्टूडेंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है और एमॉर्फस सॉलिड का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगेन क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल्स हो तो उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एनायन और कैटायन हो यानी आयंस हो, आयोनिक सॉलिड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर नॉन मेटल्स हो तो उसे हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मेटल हो तो उसे हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा सॉलिड का क्लासिफिकेशन। अब चलिए हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
तो पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है कि ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एनायन और कैटायन होते हैं, ऐसे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल होते तो मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल होते तो उसे हम नॉन मेटेलिक सॉलिड कहते हैं स्टूडेंट। अब क्रिस्टल सिस्टम में आपको पता है प्रीवियस लैटिसेस होते हैं, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 ब्रेवियस लैटिसेस हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट आपको याद रखना है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, जिसके अंदर 4 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं। एक का नाम सिंपल है, दूसरे का नाम बेस सेंटर्ड है, तीसरे का नाम फेस सेंटर्ड है और चौथे का नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एन ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाय, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बनता है वो कितने एटम्स के बिटवीन बनता है, कितने एटम मिलके ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट 6 होता है। आगे हम जब 4 और 3 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे लेयर को अरेंज किया जाता है और किस तरह से बनता है। इसमें से पूछा है कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, तो देखो डायमंड के बारे में हमने पढ़ा कि कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, मैग्नीशियम एक मेटालिक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक आयोनिक सॉलिड है। अब ये बचा तार, तार मतलब वो डामर जो रोड पर डालते हैं, उसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप है नहीं, वह एमॉर्फस सॉलिड होता है स्टूडेंट। देखो ये 5th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट। यहां पर एक वर्ड लिखा है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, केटायन और एनायन, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों में लैटिस पॉइंट से कुछ ना कुछ गायब हो जाता है, यानी क्रिस्टल से गायब हो जाता है। अगर हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें तो इक्वल अमाउंट में केटायन और एनायन दोनों गायब होते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में केटायन और एनायन गायब हुए हैं तो जो क्रिस्टल है वो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। वैकेंसी डिफेक्ट की बात करें स्टूडेंट तो लैटिस पॉइंट से सिर्फ या तो केटायन गायब होगा या तो एनायन गायब होगा। मोस्टली केटायन गायब हो जाते हैं जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन लैटिस पॉइंट से कुछ ना कुछ वैकेंसी खाली हो जाती है, यानी केटायंस वहां से गायब हो जाते हैं। तो इसमें डेंसिटी दोनों में डिक्रीज होती है, लेकिन शॉर्ट की में न्यूट्रलिटी बनी रहती है क्रिस्टल की, और वैकेंसी में न्यूट्रलिटी नहीं बनी होती है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, अगर पेयर की जोड़े की बात किया कि जितने पॉजिटिव गए हैं उतने निगेटिव, तो वह शॉर्ट की होगा। सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव गए होंगे तो वह कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होगी, किसमें, शॉर्ट की और वैकेंसी डिफेक्ट में दोनों में क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी नहीं रहेगी, लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितने एटम होते हैं, तो चलिए एक सिंपल क्यूब पहले बना लेते हैं। तो देखो ये एक सिंपल क्यूब बन रहा है, ये सिंपल क्यूब है, इसके हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है। टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। अब यह रिपीटिंग यूनिट होता है ना, तो ये जो एटम है इस क्रिस्टल के अंदर है, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी क्रिस्टल होंगे सब में है। तो एक एटम का इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है स्टूडेंट, एक एटम में इसमें इन्वॉल्वमेंट 1/8 है, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8 है। तो 8 एटम का 1/8 इन्वॉल्वमेंट है, तो कैंसिल कर दो, 8 1 जाए 8, तो कितने एटम आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट, 1 एटम। अगर बात करें हम सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। किसके अंदर, याद रखना, यूनिट सेल के अंदर स्टूडेंट। टोटल 8 दिखेंगे 8 कॉर्नर पर, लेकिन हर एक का इन्वॉल्वमेंट 1/8
8 होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो प्लेस ऑक्युपाइड है वो कितना है, तो 52.4%। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में एचसीपी का। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि जो ये एटम है क्रिस्टल या यूनिट सेल के अंदर, वह अदर कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर 6 दिया है, जबकि रॉन्ग है। इसका आंसर कितना है स्टूडेंट, 12 है। तो ध्यान रखिएगा, एससीपी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक एटम का 12 होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले इसको हम समझ लेते हैं तो ही। अगर हम बीसीसी की बात करें तो सबसे पहले बीसीसी बनाते हैं। ये हमारा एक सिंपल क्यूब बन गया स्टूडेंट। हर एक कॉर्नर पर हमने एक एटम डाल दिया। ये देखो, हर एक कॉर्नर पर हमने एक एटम डाल दिया। तो नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, देखो 8 एटम कॉर्नर पे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट 1/8 है। इतना समझ में आया? आगे सुन, अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीच में भी इस क्यूब के अंदर भी एक एटम है स्टूडेंट। समझ लो, आप जिस रूम में बैठे हो उसके 8 कॉर्नर्स हैं, ऊपर नीचे आप चारों तरफ देखो, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम है। और बीच में जहां आपका पंखा लटक रहा होगा, वहां समझो वहां भी एक एटम है। तो वह सिर्फ स्पेसिफिकली इसी क्यूब के लिए है, आजू बाजू के यूनिट सेल के लिए नहीं है, वही सिर्फ इसी के अंदर है स्टूडेंट। तो वह एक और बढ़ गया जो इसके पास है। तो टोटल कितने हो गए, ये तो 1 हो गया और यह भी 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 2 एटम्स। यानी कॉर्नर वाले का इन्वॉल्वमेंट कितना है, 1, और सेंटर वाले का इन्वॉल्वमेंट भी कितना है, 1। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि कॉर्नर पे x है, हर एक 8 कॉर्नर पे x दिए हुए हैं, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे x है और बीच में y है। तो x का इन्वॉल्वमेंट इस यूनिट सेल में कितना है, 1 का, और y का कितना है, 1 का। तो इसका रेशो क्या हुआ, 1:1। इसीलिए आपका आंसर क्या दिया है, XY। तो आपको ये XY स्टूडेंट समझ में आ गया होगा यहां पर क्यों फॉर्मूला है। देखो, अगर सोडियम क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, एज लेंथ दिया है, उसका एज लेंथ लिख लेते हैं कितना है, ए इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है स्टूडेंट 4.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कह रहा रेडियस बताओ, क्या बताओ, रेडियस किसका, बीसीसी स्ट्रक्चर का। तो रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है √3/4 ए। यह फॉर्मूला है किसका, बीसीसी स्ट्रक्चर का, बीसीसी स्ट्रक्चर का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आर इज इक्वल टू √3/4 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है। अब √3 की वैल्यू हमको पता है 1.73 होती है स्टूडेंट। अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं 1.73 को, तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 0.433 इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁸। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.433 को और 4.3 को, तो जो आंसर आएगा वो आंसर नंबर 1 आता है स्टूडेंट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि बीसीसी स्ट्रक्चर में रेडियस 3/4 ये होता है स्टूडेंट। चलिए अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताओ और डेंसिटी में क्या चेंज होता है।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बताया था और शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बताया था। वैकेंसी या शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि लैटिस पॉइंट से जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल से निकल जाते हैं, यानी क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी घट जाती है, चाहे वो वैकेंसी डिफेक्ट हो या शॉर्ट की डिफेक्ट हो। दोनों में फर्क क्या है वैकेंसी और शॉर्ट की डिफेक्ट में? वैकेंसी और शॉर्ट की डिफेक्ट में सिर्फ एक माइन्यूट सा फर्क है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी नहीं रहती है, जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन और एनायन जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर दिखाता है, यानी न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल निकले हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है स्टूडेंट? ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ए प्लस बी माइनस कैटायन और एनायन का, ये एक आयनिक सॉलिड दिया हुआ है, तो कैटायन और एनायन लैटिस पॉइंट में है, और ये जो बीच में खाली जगह दिख रहा है आपको, ये जो खाली जगह दिख, इंटरस्टिशियल स्पेस, इस खाली जगह को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर इस लैटिस पॉइंट से एनायन या कैटायन कहां चले जाते हैं? उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चले जाते हैं लैटिस पॉइंट से, लेकिन है तो क्रिस्टल के अंदर ही। सिर्फ क्या हुआ, लैटिस पॉइंट से जो पॉइंट था उससे निकल के कहां चले गए? इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, यानी उनकी पीरियोडिसिटी जो थी, रेगुलर अरेंजमेंट था, वो बरकरार नहीं रह गया, यानी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। लेकिन वो एटम या आयंस क्या बाहर निकल गए क्रिस्टल से? नहीं, उसी क्रिस्टल के अंदर ही है। जैसे एक मेरा एक क्वेश्चन है, एक कुआं है, उसके अंदर 20 मेंढक हैं। एक कुआं है, उसके अंदर कितने मेंढक हैं? 20। अगर 5 मेंढक मर जाते हैं तो उस कुएं के अंदर कितने मेंढक बचते हैं? आप कमेंट में जरूर इसका आंसर करिएगा। और अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया तो आपको फ्रेंकल डिफेक्ट समझ में आ गया, तो होप डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। समझ में आया स्टूडेंट? ऐसे यहां भी लैटिस पॉइंट से कहां निकल के चले जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में, एटम वहीं प्रेजेंट होता है। तो आंसर कमेंट में जरूर करिएगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रेवियस लैटिस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में सिर्फ एक ही होता है यार, प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल के बारे में जानते हैं, जिसमें ए बी और सी तीनों जो लेंथ है वो बराबर नहीं होते हैं, और ना ही तीन एंगल 90 डिग्री होते हैं, बस ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक सब्सटेंस है। अगर इस सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड लेके आ रहे हैं, इस सब्सटेंस को, ये जो सब्सटेंस है इसको मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड लेके आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को रिपेल कर दे, क्या कर दे? रिपेल, हल्का सा पुश करे, और रिपल्सन की वजह से इस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाए, यानी यह सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म आ जाए, फिबली मैग्नेटाइज हो जाए, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं, तो इस सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान रखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन पैड होते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पैड हो, तो वही रिपल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब तक ये फील्ड है तब तक इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है। जैसे ही फील्ड यहां से हटाई जाती है, फील्ड हटाने के बाद उनके अंदर के मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी उनके डोमेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डोमेन्स तो आगे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टूडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है, जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है वो डायपोल क्रिएट करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो डायपोल डिस्ट्रॉय कर देता है, तो नेट डायपोल मोमेंट जो इन सब्सटेंस का होता है वो 0 होता है, जबकि इसका उल्टा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड ले जाए और मैग्नेटिक फील्ड के रिपल्सन की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाए, जब तक फील्ड है तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। इनके पूरे इलेक्ट्रॉन पैड होते हैं और इनका डायपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है HCP और CCP में एक प्रॉपर्टी कॉमन बताओ।
तो यहां मैंने दो प्रॉपर्टी लिख दिया है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो 2 पॉइंट कॉमन लिख दिया है, आप याद रखिएगा इसको। कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो FCC हर एक फेसेस में एक एक एटम होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो इस पोजीशन को हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। और ये एज लेंथ ए है, यह भी ए है, यह भी ए है, क्योंकि क्यूब है सब लेंथ क्या होंगे, सेम। तो यहां देखो एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, एक ट्राइंगल, नाम क्या है ट्राइंगल का, ABC। इन ट्राइंगल ABC अगर हम AC का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी हमने देखा AB A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और BC भी A है तो ये भी A का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2A स्क्वायर। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि AC का स्क्वायर हमें कैसे 2A स्क्वायर मिला। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यह भी एक ट्राइंगल है, यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये लाइन आपको AD दिख रहा है, यहां भी एक ट्राइंगल मिल रहा है ACD। अब हम इन ट्राइंगल AC और D की बात करें तो इसमें AD का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, AD का, इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर देखो जस्ट मैंने ऊपर निकाला है, क्या है मिला हमको, 2A स्क्वायर प्लस CD हमारा क्या है, A स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया 3A स्क्वायर। किसकी वैल्यू मिली, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर क्या मिला स्टूडेंट, 3A स्क्वायर। अब जरा AD पर फोकस करो, यहां पर सेंटर में एक एटम है, यहां पर कॉर्नर पर एक एटम है D के पास, ये जो एटम है छोटा सा दिया है वो बहुत बड़ा है, यहां पर भी एक एटम है। तो देखो ये एटम है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा बीच में है ना, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 2R, यानी पूरा डायमीटर की बात कर रहे हैं तो इसका 2R हो जाएगा। और इसका R, यहां पर R है, ये 2R हो गया, और यह भी R है, तीन एटम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं ना डायगोनल में, R। तो टोटल AD हमें कितना मिल गया, AD हमें मिल गया 4R। AD इज इक्वल टू हो जाएगा 4R। तो AD स्क्वायर है तो 4R का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो चलिए 4R का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3A स्क्वायर अपॉन 16। R इज इक्वल टू, यह रूट में आ जाएगा, 3A स्क्वायर अपॉन 16। तो चलिए जिसका स्क्वायर रूट निकलता है निकाल देते हैं, 3 का तो निकलेगा नहीं तो बाहर रख दिए, रूट के साथ रख दिए, रूट 3 A का निकल गया है A अपॉन 4। तो यही हमारा रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन है, किसमें, FCC में। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट, होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। R इज इक्वल टू √3 अपॉन 4A। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। BCC, मैंने BCC के बारे में आपको पहले भी बताया है कि BCC के कोई भी, चाहे BCC हो, FCC हो या सिंपल क्यूबिक हो, सबके कॉर्नर पर एक एक एटम होंगे। कॉर्नर पर एक एक एटम लिख दिया मैंने। और BCC में इसके बीच में भी एक एटम है, ये हमारा BCC बन गया। अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें BCC के अंदर तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम
इन BCC इज इक्वल टू, बताओ कॉर्नर पे कितने हैं 8, उनका इनवॉल्वमेंट कितना है 1/8, बीच में कितना है 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 1 + 1, तो टोटल कितने एटम हो गए 2 एटम, किसके अंदर BCC के अंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड्स आर फॉर्म इन इफ द नंबर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल इज n/2। देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड कितने बनेंगे, इसका फॉर्मूला है 2 × नंबर ऑफ एटम इन द पैकिंग, तो 2 × नंबर ऑफ एटम इन द पैकिंग हमको दिया है n/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना टेट्राहाइड्रल वाइड बनेगा n, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा n टेट्राहाइड्रल वाइड्स। अब BCC में एम्प्टी स्पेस पूछा है, तो सबसे पहले हमें BCC का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पता होना चाहिए। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, तो 100 में से 68% ये भरा हुआ है, तो खाली कितना है 32%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6.817 into 10⁻23 cm3, what is the volume occupied by the particle in unit cell। तो देखो फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपन 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला फॉर्मूला मिल गया हमको कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल हमें फाइंड करना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी, ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52.36% इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, देखो यहां पर दिया है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 6.817 इनटू 10⁻23 हमको दिया हुआ है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे 100 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 356.98 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 100। अब देखो 100 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, इस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 3.56 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट इस 5 पे अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, देखो आगे का नंबर 5 से ग्रेटर है, तब हमारा आंसर आ जाएगा 3.57 इंटू 10⁻23। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें हमें उसके पैकिंग एफिशिएंसी से और जो वॉल्यूम दिया हुआ था यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर देना था, बस ये हमको वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल मिल गया स्टूडेंट, और आंसर cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है ना, cm क्यूब इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स आर फॉर्म इफ 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहां मोल में दिया है, मोल को हम नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट कर लें, तो मोल को नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करने के लिए अवागेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अवागेड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई किए तो कितने एटम मिल गए हमको 3.01 इंटू 10⁻23। अब कह रहा है कि अगर HCP स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वाइड बनेंगे जितने एटम होंगे, तो एटम हमारे पास कितने हैं 0.1 इंटू 10⁻23 है, तो वाइड भी उतने ही बनेंगे, तो इसका आंसर सेम आएगा स्टूडेंट। चलिए अब हम 2 मार्क के क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। 2 मार्क के क्वेश्चन को देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए बोला है, हमने पहले ही देख लिया था।
इनके एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर 3D अरेंजमेंट में होंगे, इनके इर्रेगुलर में होंगे। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी बड़ी होगी। ये ट्रू सॉलिड होते हैं और इन्हें हम सूडो या फॉल्स सॉलिड कहते हैं। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाएंगे जिसको हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं, और ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये रिजिड होते हैं, ये लेस रिजिड होते हैं। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, रिपीटिंग जो हम अरेंज करते हैं, और ये शॉर्ट रेंज होता है। एग्जांपल दिया है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, सेल्यूफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? पीवीसी पाइप, पता है ना, यह पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड, कुछ आयोनिक सॉलिड, कुछ कोवेलेंट सॉलिड है, इनको पता लगाना है। तो देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें कौन सा है? SO2 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड कौन सा है? मैग्नीशियम फ्लोराइड। मेटेलिक सॉलिड कौन सा है? लेड। और कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है? क्वार्ट्ज। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले आपसे सॉलिड के टाइप्स की बात किया था। तो आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, एनायन और केटायन हो तो आयोनिक सॉलिड, अगर नॉन मेटल्स हो तो उसे हम नॉन मेटेलिक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, और मेटल हो तो मेटेलिक सॉलिड कहते हैं स्टूडेंट। यह क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, FCC में नंबर ऑफ एटम की बात किया है। तो देखो, सबसे पहले 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो 1 एटम तो कॉर्नर वाले मिल गए। अब FCC की बात करें स्टूडेंट, तो 6 फेसेस हैं। यहां पर देखो 6 फेसेस हैं, ये 6 फेस है ना। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी 6 साइड है। आप देखो ऊपर नीचे 6 फेस है ना, दाएं बाएं आगे पीछे। हर फेस में एक एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए स्टूडेंट? फेस वाले 6। तो 6 एटम है, हर एक का कॉन्ट्री जो होता है 1/2 होता है। तो कितने आ गए? 3। तो टोटल कितना हो गया? 1 कॉर्नर वाले का कॉन्ट्री और 3 फेसेस वाले का कॉन्ट्री। तो मिला के कितने हो गए? 3 + 1 4 एटम होते हैं FCC स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट। देखो यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट की बात की है स्टूडेंट। तो हमने पहले ही जान लिया है कि वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है? जब किसी क्रिस्टल को या आयोनिक सॉलिड को हम क्रिस्टलाइज करते हैं, तो अगर लैटिस पॉइंट से कोई एनायन या केटायन गायब हो जाए तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एनायन और केटायन गायब हुए हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो जिसकी वजह से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने पहले भी बात कर लिया था, आगे भी बात करने वाले हैं और भी डिफेक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए बोला है और नाम नहीं दिया यहां पर। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एक एक्स मेटल है, वो कितने ग्राम है? 0.3 ग्राम है। और फिर कहा है उसकी डेंसिटी दी हुई है। देखो यहां पर डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना है? 8.5 ग्राम पर cm³ दिया हुआ है स्टूडेंट। और उसका एज लेंथ भी दिया है। तो एज लेंथ A = 3.25 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल किसके अंदर? x ग्राम कोई मेटल है उसका, देखो हमने लेट किया है x ना ऊपर, = फॉर्मूला होगा x/ρA³। x की वैल्यू कितनी दी है? 0.3। रो कितना है स्टूडेंट हमारा? 8.5। और a का क्यूब बोल रहा है, तो a कितना है हमारे पास? 3.25 इंटू 10⁻⁻8। उसका क्या करने के लिए बोला है? क्यूब। तो चलिए क्यूब कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 0.3/8.5। अब 3.25 का क्यूब करते हैं। अगर हम 3.25 का स्टूडेंट क्यूब करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 34.32।
और 10⁻⁸ का क्यूब करेंगे तो आपको पता है 10⁻24 आएगा। 10⁻24 को ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻24 बन जाएगा +24, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 291.72। स्टूडेंट ये 10⁻24 है ना, यानी 10 इंटू 10 इंटू कितने टाइम्स है, 24 टाइम्स है। इस 24 में से 3 10 हम निकाल लेते हैं, यानी 1000 निकाल लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 है ना, वह 300 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻21, क्योंकि 3 निकाल लिया हमने, 10⁻3 डिवाइड बाय 291.72। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा इसका 1.030 इंटू 10⁻21। हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 6 कह रहा है कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में। किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, और उसका एज लेंथ पूछा है। क्या पूछा है, एज लेंथ यानी ए, और डायमीटर दिया है। तो डायमीटर कितना दिया है, 120 पिकोमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 पिकोमीटर, ये हमको रेडियस मिल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं एज लेंथ का, एज इक्वल टू 4r/√3। यह बीसीसी में होता है। ऊपर नीचे अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4√3 इंटू r डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। a इज इक्वल टू 4 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 इंटू r की वैल्यू हमको पता है 60 पिकोमीटर डिवाइड बाय 3। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, 20। a इज इक्वल टू हमको मिल गया 4 इंटू 1.73 इंटू 20। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 138.6 क्या, पिकोमीटर, क्योंकि हमने यहां पर भी तो पिकोमीटर में ही रखा था, तो पिकोमीटर, यह इसका आंसर होगा स्टूडेंट। होप हमको 1 मार्क 2 मार्क और एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन की। थैंक यू, ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।